हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बढ़िया चल रही है तैयारी। तो आज वैसे कुछ खास टॉपिक नहीं है, बस एक छोटा सा पीवाई क्यू करवा रहा हूँ मैं आज से, जो आपने मैंने ग्रुप में डाला था लेकिन आपने किया नहीं। बहुत अच्छा लगा आपने नहीं किया। आरटी एक्ट के बारे में जो मैंने पीवाई क्यू डाले थे, कंप्लीट जितने राजस्थान के अंदर एग्जाम के अंदर, टीचिंग के एग्जाम के अंदर जो आरटी एक्ट पूछे गए हैं, उनका सबका मैंने कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन डाले थे कि कर लेना, सोल्व कर लेना क्लास लगाने के बाद। कुछ ने किया अच्छी बात है, कुछ ने नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पे भी करवाऊँ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की है मैपिंग के बारे में। तो प्रियंका मैम है वो, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब यूपीएससी मेंस भी लिखा हुआ है, यूपीपीसीएस मेंस लिखा हुआ है, एमएससी किए हुए हैं, ठीक है। तो अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो उनसे आप कोशिश करना कि मैं मैप को बहुत अच्छे से कवर कर पाऊँ, और अच्छा पढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। अभी क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है, तो हेजिटेट हो रहे हैं। नई जो भी वीडियो डाली है उसमें हो सकता है उतना अच्छा आपको कॉन्फिडेंस ना दिखे, लेकिन आगे हम धीरे धीरे कवर करेंगे तो उनको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और मैं चाहता हूँ मैप के आपके क्वेश्चन कभी गलत ना हो। मैं वो छोटे छोटे टॉपिक उठा रहा हूँ, क्योंकि जो बेसिक होते हैं ना, जो मान लो जो मेजर टॉपिक है, जैसे राजस्थान का जीके हो गया, ठीक है, राजस्थान की पॉलिटी हो गई, राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, ये चीजें तो हर एक कोचिंग वाला करवा रहा है आपसे। 15-20 हज़ार रुपए लेके करवा रहा है कोचिंग वाला, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जैसे मैप की क्लास हो गई, ये आपको लास्ट में बहुत कमाई, जिससे 3 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको पेपर में। वर्ल्ड का मैप हो गया, राजस्थान का मैप हो गया, इंडिया का मैप हो गया, इससे आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन मिल जाएंगे टोटल सबको मिला के। तो ये इसलिए ज़रूरी है छोटे छोटे टॉपिक, क्योंकि इन पे ध्यान नहीं जाता हमारा। और जैसे जैसे आपको प्रियंका मैम करवाते जाएं, वैसे वैसे आप उनको फॉलो करते रहना, और साथ साथ करते रहना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता या मैं टॉपिक कवर नहीं कर पाता हूँ, तो उस दिन वो क्लास ले लेंगे। और मैं एक सोच रहा हूँ कि हम एक स्कीम की भी अच्छे से क्लास रखें, जो टोटल स्कीम होती है, मतलब सामान्य वर्ग के भी लिए भी, और विशेष दिव्यांगजनों के लिए भी जो स्कीम आती है उनके लिए भी क्लासें करें। तो धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ेगी। और मैं चाहता हूँ कि ये टीम, कोई भी इनका कोई भी पर्पज़ नहीं है टीचिंग के अंदर आने का, बस ये चाहते हैं कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए, और हमसे बच्चे कितने कनेक्ट हो पाते हैं ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि कहीं क्वालिटी में इशू आ रहा है, तो हम छोड़ देंगे वहीं से, हम नेक्स्ट डे कोई क्लास नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा साथ दें। चैनल सब्सक्राइब करें करें ना करें, लेकिन अपडेट जरूर रहे चैनल के साथ। और अब जैसे ही टेलीग्राम शुरू होता है, हम वापस अपडेट में आ जाएंगे। तो आज मैं जो टॉपिक लेके आऊँ आरटी एक्ट का, ज़्यादा कुछ नहीं है। आरटी एक्ट का रिवाइज करूंगा मैं, पीवाई क्यू जो है वो आपको सोल्व करवाऊंगा, एमसीक्यू है। और उसके नीचे दिया भी हुआ है कौन से एग्जाम में कब कब पूछे गए हैं वो सारा। तो हम शुरू करते हैं, पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि थोड़ा आपको दिखने में इशू आ रहा है क्या, ठीक है, ये सही है। तो पहले ही क्वेश्चन करते हैं कि हम किस मिति में, पहले रिवाइज कर लेना, बिना एमसीक्यू बिना रिवाइज के ये लगा नहीं पाओगे आप, इसलिए बोल रहा हूँ रिवाइज कर लेना। तो पहला ही क्वेश्चन है कि किस मिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी टाइम मैंने, जब मैं करवा रहा था उसी टाइम मैंने बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार के बारे में किसने बात की, मैंने कुछ समितियां बताई थी, कुछ वाद बताए थे। जैसे उनमें एक वाद था, ये मोहियाराम सेकिया का समिति का विवाद, वाद, जिन्होंने समिति बनाई थी 1997 के अंदर, ठीक है। इस समिति के आधार पर उन्होंने सिफारिश की थी कि इसको मौलिक अधिकार बनाया जाए। इनकी अध्यक्षता में समिति बनी थी। सॉरी, ये वाद नहीं था, जजमेंट नहीं था, ये एक समिति बनाई थी, कमेटी बनी थी, जिसमें इनकी अध्यक्षता में ये उन्होंने डिसीजन दिया था या सिफारिश की थी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो भी एजुकेशन मिले मौलिक अधिकार में ऐड कर लो। और मौलिक अधिकार में, जैसा कि आपको पता होगा, 86वें संविधान संशोधन में हमने इसको 21A के तहत मौलिक अधिकार में काउंट कर लिया। पहले ये 45 के अंदर डीपीएसपी में था, एजुकेशन वाला, ठीक है। फिर 86 का अमेंडमेंट आया, 1997 में इन्होंने बनाई थी, और 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट आया, और उन्होंने 6 से 14 वर्ष के अंदर मौलिक अधिकारों को सम्मिलित कर लिया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है। तो ये आपको आर्टिकल याद होना चाहिए, आंख बंद करके आर्टिकल याद होना चाहिए। 21A है, इसके साथ मैं थोड़ा और करवा देता हूँ आपको। ये उससे है यूसीसी रिलेटेड, यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता से रिलेटेड, ठीक है। ये पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड आएगा। और ये है न्याय विधायिका और न्यायपालिका के बारे में, ठीक है। तो ये 21A इसका राइट आंसर है, ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान।
और आर्टिकल गलत ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई आप थोड़ा खुद को भी क्रॉस चेक कर लिया करो, ठीक है। तो इसमें है, अगला क्वेश्चन है, हमें बताना है कथन और कारण, उनका स्पष्ट रीजन बताना है कि ये जो कथन है वो इस कारण की वजह से है, या ये कारण उसका स्पेशल व्याख्या करता है या नहीं करता, वैसा क्वेश्चन है। तो पहला क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये आपने पढ़ा हुआ है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेंगे। क्यों की जा रही है? क्योंकि आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार से संबंधित है ये। तो मतलब रीजन सही है ना, रीजन एकदम परफेक्ट इसमें सेट बैठ रहा है कथन के साथ रीजन। तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। अब ये क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? तो आप बताओ क्यों आवश्यक था? बात तो वही है ना कि इसलिए आवश्यक था क्योंकि जो बच्चे जा रहे थे वो उतनी उसके अंदर मतलब नामांकन की जो रेशियो है ना वो बहुत कम था, एडमिशन बहुत कम बच्चे ले रहे थे। तो वही काम था ना कि बालकों के अंदर शिक्षा के बारे में, उनको मूल अधिकार के बारे में बताना, और मूल अधिकार के आधार पर वो एडमिशन ले सके। तो बालकों को शिक्षा के संविधान में मूल अधिकार बनाने के लिए, ठीक है। आरटी एक्ट में 2009 मैंने बता दिया था, 7 चैप्टर थे, 38 धाराएं थी, एक अनुसूची थी, 38 धारा में एक और ऐड हो गई थी बाद में, और 39 हो गई थी टोटल, ठीक है। और ये किस में अधिनियम पारित किया गया? लोकसभा में, सॉरी संसद में। आरटी एक्ट अधिनियम 2009 में अध्याय 4, मैंने उस टाइम बोला था जब मैं करवा रहा था, मैंने कहा एक एक चैप्टर आप अच्छे से याद कर लेना। मैंने चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7, अब मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, करने की इच्छा हो तो आपकी। ये है प्राथमिक रिलेटेड, प्राथमिकता से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी थी निःशुल्क शिक्षा से रिलेटेड, मैंने कहा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। तीसरी थी माता पिता का उत्तरदायित्व। चौथा था स्कूल के विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व। पांचवें में था पाठ्यक्रम, छठे में था संरक्षण, और सातवें में था रूल रेगुलेशन, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है अध्याय 4 में क्या था? अध्याय 4 में मैंने बताया विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व था। बालकों का संरक्षण का जो अधिकार है वो 6 में था। समुचित सरकार स्थानीय प्रधान प्राधिकारी और माता पिता का कर्तव्य है वो 3 में था। और प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम और उसको पूरा करना ये 5 में था, ठीक है। अब लो ये आगे आ भी गया क्वेश्चन, अध्यायों को उसके साथ मैच करना है। तो विद्यालय और शिक्षकों का उत्तरदायित्व कौन से बताया मैंने? उत्तरदायित्व विद्यालय और टीचरों का 4 में बताया, तो इसका 4 हो गया, मतलब इसका 4। समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकरण माता पिता कर्तव्य ये 3 में बताया, तो इसका हो गया 3। बालकों के अधिकारों का संरक्षण 6 में, और प्रारंभिक पाठ्यक्रम उसको पूरा करना 5 में। इसके आगे आप मैच करके देखो, ये पीडीएफ है वो अपने चैनल पे अपलोड हो रखी है, तो वहां से भी आप सोल्व आउट करने ला। और आरटी एक्ट आपको पता है ये कब लागू हुआ था? 2009 है जो 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत देश में लागू हो गया था ये। बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य समूह संबंधित है, उनको कौन सी कैटेगरी में डालते हैं? तो उनको असुविधाग्रस्त समूह, वंचित समूह में डाला जाता है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राथमिक शिक्षा में क्या है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो 1 से 5 करके आता है, लेकिन प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक होती है। प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 8 तक होती है, ठीक है। क्योंकि हम पहले जो प्राथमिक नहीं, सॉरी प्रारंभिक शिक्षा, सॉरी प्रारंभिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा है वो 1 से लेकर 8 तक की बात है, ठीक है। अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि जो हम एडमिशन लेंगे, अगर इसने पूछा है कि 10 साल का कोई बच्चा है जो पूर्व में कभी स्कूल नहीं गया, तो उसको कौन सी कक्षा में डालने के लायक होंगे हम? तो मैंने बताया था कि 5 साल का आपका बच्चा हो गया, 6 क्लास से उसका एडमिशन कराओ फर्स्ट में, 7th में सेकंड में, 8th में थर्ड में, 9th में फोर्थ में, और 10 साल का हो जाएगा तो 5th क्लास में अंदर इसका एडमिशन हो जाएगा। मतलब 5 साल का 5th क्लास में आप 10 साल के बच्चे को डाल सकते हो, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश कोई निःशुल्क और अधिकार जो आरटी एक्ट है 2009, उसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश प्राप्त कोई बालक प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा। यह सिर्फ सरकारी स्कूल में होता है, सभी प्रकार के स्कूल में होता है, गैर सरकारी स्कूल में होता है, या 14 वर्ष की आयु के पश्चात भी है। तो ये होता है सभी प्रकार के स्कूलों में। जो गवर्नमेंट है उनमें तो होता है 100%, जो प्राइवेट आते हैं उनमें होता है 25% तक। ये मैंने आपको इसमें बात बताई थी जब क्लास लगाई थी। तो अब ये है कि जो आरटी एक्ट है उसमें समुचित सरकार का कौन सा कर्तव्य है? केंद्रीय सरकार का उत्तरदायित्व होगा। समुचित सरकार का जो कर्तव्य है उसमें केंद्रीय सरकार के कौन से कर्तव्य है? तो अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, पड़ोस में विद्यालय को उपयोगिता सुनिश्चित करना, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानकों को विकसित और लागू करना, ठीक है, और आधारभूत ढांचे का विकसित करना। तो इसका आंसर है शिक्षकों को प्रशिक्षण और मानकों का विकसित लागू करना, ठीक है। आरटी एक्ट में कौन सा कर्तव्य समुचित सरकार का नहीं है? ये देखो, पहले ऊपर पूछा
ये है ना जो नीचे आप देखते रहे ना, स्कूल व्याख्याता 2018 के अंदर पूछा गया, ये स्कूल व्याख्याता संस्कृत 2022 के अंदर पूछा गया, लेटेस्ट ही पूछे गए हैं सारे। तो कौन सा इसमें कर्तव्य नहीं है समूची सरकार का? तो प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्य प्रयास उनका पूरा करवाना, सुनिश्चित करवाना, ये उनका है कर्तव्य है। शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, ये भी उनका कर्तव्य है। आसपास और पड़ोस में विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ये भी उनका कर्तव्य है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित करना, ये इनका कार्यकाल में इनका कर्तव्य नहीं है आरटी एक्ट के तहत, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है स्कूल व्याख्याता 2022 में जो जीएस में जो ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें, कि आरटी एक्ट है जो 2009 कौन सी धारा जिसमें माता पिता या संरक्षक को कर्तव्य होता है कि आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए यथावत बालक और प्रतिपालक प्रवेश कराए। ये मैंने धाराएं याद करवाई थी आपको, धाराएं मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था पहली धारा में था प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है। दूसरी धारा के अंदर था अपने निःशुल्कता से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें थे 3, 4 और 5। फिर मैंने करवाया था उत्तरदायित्व करवाया था, जो अभिभावकों का उत्तरदायित्व है, ये मैंने करवाया था 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये चीजें कराई थी। तो 6 के अंदर था विद्यालय के बारे में, 7 में था वित्तीय सहयोग, और 8 के अंदर था इसमें, 7 में ये वित्तीय था, 8 में एक और चीज थी, 9 के अंदर लोकल लेवल का था, 10 में जो माता पिता है उनका उत्तरदायित्व स्कूल भेजने का, 11 में अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, ये चीजें थी। तो अब ये यही तो पूछ रहा है कि जो बालक है, जो बालक के माता पिता है, वो उनका कर्तव्य होगा कि विद्यालय में डालें, तो वो कौन सी धारा के तहत है? तो 2022 में पूछा गया, उनकी धारा 10 थी। ये मैंने बता दिया विद्यालय से रिलेटेड है। ये इससे लोकल शिक्षा से रिलेटेड, लोकल शासन जो अपने यहाँ पे लोकल लेवल पे होते हैं, स्थानीय प्रशासन, ठीक है, उस स्तर पे। आरटी एक्ट 2009 के लिए निजी और विशिष्ट श्रेणी की शालाओं में निम्नलिखित बच्चे पहले कक्षा में प्रविष्ट होने चाहिए। मतलब कितने बच्चे उसमें निजी स्कूलों में आप एडमिशन ले सकते हो, 25% तक आप एडमिशन करवा सकते हो, ये मैंने आपको बताया था। और जो 2009 है उसमें कोई भी विद्यालय जो कंपटीशन शुल्क लेता है, जितना शुल्क लेगा उसके लिए क्या दंड प्रावधान है, तो मैंने एकदम अच्छे से याद करवाया था। मैंने कहा याद कर लेना, जितना दंड लिया जाएगा उसका 10 गुना हमसे वसूला जाएगा। 10 गुना मतलब उस टीचर से वसूला जाएगा जो कंपटीशन शुल्क ले रहा है, या उस विद्यालय से वसूला जाएगा 10 गुना, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार में आरटी एक्ट तो कौन सा कदम सही नहीं है? तो बच्चों को विस्तारित समय में भी प्रवेश दिया जाएगा, बिल्कुल सही है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार, बिल्कुल सही है। बच्चे को अधिकार है कि वे किसी अन्य स्कूल में स्थानांतरण कराए, ठीक है, बिल्कुल अधिकार है उसको, ये धारा 5 के अंदर है। और आयु के प्रमाण की कमी, एक बच्चे के विद्यालय में प्रवेश देने से मना किया जाएगा, ये गलत है। कोई भी आयु प्रमाण की कमी की वजह से उसको एडमिशन से रोका नहीं जाएगा, उसका एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो आरटी एक्ट है उसके अंदर प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की समाप्ति पर किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी? तो 5वीं और 8वीं की परीक्षा नियमित ली जाएगी। फटाफट करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आरटी एक्ट के तहत एक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में पीछे ले जाने का निर्णय हेतु कौन सक्षम है? मतलब कौन उसके पीछे ले जाने के लिए कौन सक्षम है, मतलब उसको वापस बैक उसी क्लास में भी रख सकता है, पीछे वाली क्लास में डाल सकता है, उसका समुचित सरकार, ठीक है। आरटी एक्ट के तहत विद्यालय प्रबंधन की समिति का काम नहीं है, तो विद्यालय का विकास योजना बनाना, ये मैंने आपको बताया था, विकास योजना बनाना उनका काम है। और विद्यालय के कार्यकाल का मॉनिटर करना भी उनका काम है। अनुदान जारी करना, प्राप्त अनुदानों का उपयोग मॉनिटर करना, ये जो काम है ना कि अध्यापक धारा 24 के द्वारा निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, ये विद्यालय प्रबंधन समिति के अंडर नहीं आता, ठीक है, ये बात याद रखना। इसका राइट आंसर ये है। जो आरटी एक्ट है 2009 इसमें संशोधन हुआ था 2017 के बाद। एक अध्यापक को 31 मार्च 2015 को नियुक्त किया और कार्यरत न्यूनतम योग्यता नहीं रखता, तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा, तो 3 वर्ष है उसका आंसर, ठीक है। आरटी एक्ट के तहत कौन सा उत्तरदायित्व अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायित्व पूरा नहीं किया जाना? तो माता पिता और अभिभावकों को नियमित बैठक करना काम है उसका, संपूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना काम है, बच्चे को सिखाना, लेकिन कैलेंडर जारी करना उसका काम नहीं है, ठीक है, ये बात उसमें है। आरटी एक्ट कुल स्वीकृत संख्या में कितने प्रतिशत अधिक अध्यापकों की रिक्ति नहीं होगी? ये बताया था मैंने 10%, ये धारा 27 में था। धारा 27 में बताया गया था कि 10% ज्यादा रिक्तियां नहीं होनी चाहिए, रिक्तिक सीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, खाली नहीं होनी चाहिए। 28 के अंदर 27-28 में था आपदा से रिलेटेड, जो आपदा में जो गैर शैक्षणिक कार्यक्रम किए जाएंगे उसके बारे में था। 29 के अंदर था ट्यूशन के बारे में, ट्यूशन नहीं करोगे, ठीक है।
ये लो ये आई गया कि धारा 27 है वो कौन से कार्यों में नहीं लगाया जाएगा, तो 10% जनगणना कर सकते हैं, चुनाव में लगा सकते हैं, आपदा में लगा सकते हैं, प्लस पोलियो में नहीं लगा सकते आप। धारा 27 ठीक है। धारा 27 के अंदर है ना, सॉरी मैंने ऊपर गलत बता दिया, ये जो है ना कुल स्वीकृत संख्या ये 26 में है, ठीक है, ये 26 में है, 27 में है आपदा से रिलेटेड या गैर शैक्षणिक कार्य सॉरी, और 28 के अंदर है ट्यूशन फीस से रिलेटेड, ठीक है। 26, 27, 28 पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षा प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्य चर्चा और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकृत लर्निंग डाउन करते समय निम्नलिखित कौन से विचार सम्मिलित नहीं किए जाएंगे, तो ये संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों का अनुरूपता, ये बिल्कुल सही। गतिविधियों द्वारा बाल केंद्रित तरीकों का अधिगम, बालकों का भय, मानसिक अभिघात और चिंता से मुक्त बनाना, हिंदी भाषा में ये कंपलसरी नहीं है, मातृभाषा में होना चाहिए, ठीक है, ये चीज है इसका आंसर। और ये देखो पूछा कब है, स्कूल लेक्चरर ग्रुप बी 2025 में, ठीक है। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा प्राधिकरण अधिनियम बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों को सुरक्षा उपायों जांच और समीक्षा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो बात क्या कर रही है, सुरक्षा की बात चल रही है, बालकों के अधिकारों की बात चल रही है, संरक्षण की बात चल रही है, तो राष्ट्रीय और राज्य बाल संरक्षण आयोग आएगा, ठीक है। फिर है निःशुल्क जो आरटी एक्ट है 2010 में संशोधित हुआ, उसके द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन मिलकर होगा, तो मैंने बताया था 15 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष होगा और 14 उसके सदस्य होंगे, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। और राजस्थान अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट का नाम क्या है, तो राजस्थान निःशुल्क अधिकार वाले शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों ये था अपना एक छोटा सा PYQ से रिलेटेड क्लास थी जो आरटी एक्ट से संबंधित थी, तो ये क्लास आप अच्छे से देख लेना, मैंने फटाफट करवाया, मैंने इसलिए करवाया, मैंने कहा आप पीडीएफ से तो देख नहीं पाओगे, इसलिए सोचा कि कभी टाइम मिलेगा तो सुन ही लोगे, तो सुनते रहना, अभी नहीं सुनोगे तो एग्जाम के टाइम सुनोगे। और थोड़ा तबीयत का इशू है इसलिए थोड़ी सी तबीयत डाउन है और वॉइस में भी थोड़ी इतनी क्लियरिटी नहीं आ रही है, लेकिन जल्दी हम एक अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। और मैं चाहता हूँ मैं पूरी थ्योरी ना करवा के बस छोटे छोटे टॉपिक करवाता रहूँ आपको, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। आपको एहसास होगा कि जो कोचिंग वाले पूरा सिलेबस करवा कर उतने क्वेश्चन नहीं आ पा रहे, उतने क्वेश्चन उससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इस छोटे छोटे टॉपिक से जो क्लास से प्ले लिस्ट बनेगी उससे आ जाएंगे। तो ये कड़ी ऐसे ही चलती रहेगी, आपका स्पोर्ट बहुत अच्छा चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा और मोटिवेट होकर आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और हम मैप की भी क्लास लेके आ रहे हैं और स्कीम की भी क्लास लेके आ रहे हैं, आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, कभी शॉर्ट आएगी कभी लॉन्ग वीडियो आएगी, तो ऐसा चलता रहेगा मिक्सअप, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।